जैसे कोई दही वही जमा दिया। नमस्कार। बच्चे का फिर से स्वागत है आपकी खबर में। आज हमारी जो चर्चा होगी वो इस बिंदु पर होगी कि दिल्ली के दंगों में ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कल कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया में बातें आ रही हैं, 1 करोड़ 40 लाख रुपए उसके ट्रांजैक्शन हुए थे और वो सारा दंगे में पैसा यूटिलाइज किया गया था। आज हमारी जो एनालिसिस होगी शिव कुमार द्विवेदी के साथ में, जो हमारे एनालिस्ट हैं, वो ये बताएंगे कि आखिर में ये पैसे आते कहां से हैं, दंगों के पीछे कौन है, उनका खास मकसद क्या है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे सब बारे में कि सबके पीछे कौन है, ताहिर हुसैन कौन है, ये दंगे जो हुए सीएए प्रोटेस्ट के बारे में किए गए, उनके नाम पे किए गए, लेकिन आखिर में असली मकसद क्या है, ये बताएंगे शिव कुमार द्विवेदी जी। बताइए। धन्यवाद राजू जी। मैं यहाँ जो दिल्ली दंगे को लेकर के अभी कल ही हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट 1030 पन्नों की चार्जशीट जारी की, जिसमें उसने लगभग 1200 लोगों को एक्यूज घोषित किया है, जिसमें दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी जो है वो ताहिर हुसैन है। और हम सभी ये जानते हैं कि ताहिर हुसैन जो है वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चांदगंज और मुजफ्फराबाद की जाफराबाद की हम बात कर रहे हैं, ताहिर हुसैन से पहले ही इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई। और ताहिर हुसैन के घर पर जो उनका एक प्यादा था गुलफाम, गुलफाम ने दंगे के समय में 100 कारतूसें खरीदी, यानी 100 गोलियां खरीदी उसने। और जब पुलिस ने छापे मारे और उसको पकड़ा तो सिर्फ 7 कारतूस उसको मिली। यहां तक कि ताहिर हुसैन की चार्जशीट में यह भी बताया गया कि ताहिर हुसैन जो है उसके पास 22 खोखे पाए गए और 64 जिंदा कारतूस पाए गए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ ताहिर हुसैन चांदगंज में दंगे कर रहा था, दिल्ली के दंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली दंगों में जो चांदगंज का एरिया है, वहां सबसे बड़ा अगर कोई प्लेस था वो उसी का प्लेस था। और वहां पर 3 दिन पहले से ही बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही थी, 30-30 लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा था। और दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि जो उमर खालिद, यानी अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, देशद्रोही नारे लगाने वाले जेएनयू में उमर खालिद के साथ ये कंटिन्यू बातचीत कर रहा था और जाकर के जामिया और जेएनयू इसका केंद्र था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी प्लानिंग रही होगी। और आपने उमर खालिद का वो बयान भी सुना होगा जिसमें वो कह रहा था कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम 370 पे चुप बैठे, हम 35A पे चुप बैठे, हम राम मंदिर पे चुप बैठे, हम 3 तलाक पे चुप बैठे। तो भारत को अस्थिर करने की एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश थी और इसमें पीएफआई के लोग शामिल हैं। और ये बताना चाहेंगे कि जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था सीए के नाम पर, और देश में आपने देखा कि इसकी पृष्ठभूमि जो प्रारंभ हुई वो आम लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से ही शुरू हो गई। आम लोकसभा चुनाव 2019 में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, किसी को विश्वास नहीं था कि 305 सीटें और 304 सीटों के माध्यम से वो सत्ता में आएंगे। उनके आने के बाद देश में जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां थी, फिर चाहे वो ईसाई मिशनरीज को आप कह लीजिए जो एनजीओ के नाम पर देश में तरह तरह के गलत काम करती थी, उसके माध्यम से देश को भ्रमित करती थी, धर्मांतरण का काम करती थी और वो सारे कामों में विरक्त रहती थी। उन्हीं के साथ उनके कंधे से कंधा मिला के चलने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी थे, जिनके बहुत से मॉड्यूल 2014 से लेकर 2019 तक पकड़े गए, जैसे हरबुल इस्लाम अमरोहा का मॉड्यूल था। और आप ये देख रहे हैं कि जो आतंकी थे वो पब्लिक प्लेस पे कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो एनजीओ मदद कर रही थी। ऐसे 18,000 एनजीओ को नरेंद्र मोदी सरकार ने उनका एफसीआरए कैंसिल कर दिया। अब यहीं से दिल्ली दंगे की पृष्ठभूमि बनती चली जा रही है, समझिए आप। अब मामला यह था कि देश के अंदर जो थी, जो उनका जो इकोनॉमिक जो सोर्सेस थे, उनके जो फाइनेंशियल सोर्सेस थे, जब सरकार ने इसको काट दिया, वो चाहे कश्मीर की बात रही हो, कश्मीर में भी हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन की बात कही गई, उसके प्रूफ जो है कलेक्ट किए गए, और उसके बाद में ये जो धारा 370 35 से, तो मतलब कुल मिला के जो उनकी फंडिंग होती थी उस पर जब सरकार ने चोट किया, तो क्या उसी के बाद भी ये सारे तिलमिला गए। और ये तो एक, मुझे जो लगता है कि ये केवल धारा 370 सॉरी सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर केवल एक विरोध करने के लिए एक मौका खोजा गया, बाकी भड़ास ये बहुत दिनों की रही होगी, जो मुझे लगता है।
जैसे मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 2014 से लेके 2019 तक 35 से खत्म करने को लेकर के नई सरकार जब आई, उससे पहले सरकार ने चुनाव से पहले सरकार ने बहुत बड़ा काम ये किया था कि लगभग 2000 करोड़ रुपए उन्होंने जमाते इस्लाम का सीज कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। जो एक बहुत बड़ी फंडिंग उन्हें होती थी, कहां से होती थी, कैसे, ये आप सब भी जानते हैं, ये अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा था उन्हें। फंडिंग सीज की गई, इसको फिर से बताइएगा एक बार। 2000 करोड़ रुपए की फंडिंग जमाते इस्लाम के सीज किए गए और 700 उनके अंडरग्राउंड वर्कर को अंदर किया गया, बिट्टा कराटे को अंदर किया गया, यासिन मलिक की सुरक्षा वापस ली गई, उनको अंदर किया गया, उसके बाद मीरवाइज फारूकी को अंदर किया, अब्दुल गनी को नजरबंद किया गया। तो ये जो अलगाववादी नेता थे उनकी इन्होंने फंडिंग बंद कर दिया, उनकी सुरक्षा बंद कर दिया, और वो उनका जो पावर हाउस का केंद्र है वो जेएनयू है और जामिया है, समझिए आप। वहां से भी जैसे आप एक चीज देखिए कि सीए को लेकर के सभी ये जानते थे कि इसमें मुसलमानों का कोई अहित नहीं है। मजे की बात यह रही कि सीए की पृष्ठभूमि में सबसे पहले बोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर किया, अमानतुल्लाह खान ने शुरू किया, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक थे। यानी जो दंगे की पृष्ठभूमि बनती चली गई। आपको बताऊंगा कि सीए के प्रोटेस्ट पर लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ की राजधानी में 19 दिसंबर को एक बहुत बड़ा वहां पर हिंसक आंदोलन हुआ। उस हिंसक आंदोलन में लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उस दिन 19 दिसंबर को 35 स्पॉट ऐसे थे जहां दंगे हो रहे थे, दुकानें जलाई जा रही थी, पुलिस पार्टी पे हमले किए जा रहे थे। जिसमें हजरतगंज में एक बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र है जिसने ये रिपोर्टिंग की कि वहां पर जो मॉब को होल्ड कर रहे थे वो सब के सब यंगस्टर लड़के और लड़कियां थे, और वो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, प्लीज डोंट गो देयर, प्लीज कवर्ड हेयर। मतलब ये सारे शब्द कौन बोल सकता है? इट मींस कि वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लोग भी हो सकते हैं, वो जेएनयू के लोग भी हो सकते हैं, और वो जामिया के लोग भी हो सकते हैं, और वहां सारे लोग नहीं हो सकते, समझिए आप। जेएनयू के प्रोडक्ट जयशंकर जी भी हैं, सारे लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं वो कुछ ऐसे तत्व थे जो जेएनयू की आड़ में अपने को छात्र दिखाते हुए इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें एक सरजिल इमाम भी है, उसने भी आग में घी डालने का काम किया। लेकिन ये सारे के साथ संजय सिंह कहते अब देखिए आप कि सीए का जो प्रोटेस्ट चालू हुआ शाहीन बाग में, ध्यान दीजिएगा राजू जी, मैं कहना चाहता हूं, उसमें एक कांग्रेस पार्टी के नेता है जो बड़े सीनियर नेता है मणिशंकर अय्यर जी, वो आकर के कहते हैं ये आग बुझनी नहीं चाहिए। कौन भड़का रहा था दंगा? ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जाते हैं और शाहीन बाग में बैठ जाते हैं और उस धरने को समर्थन देते हैं, समझिए आप। उसके बाद वहां पर शशि थरूर जाते हैं, सीताराम येचुरी जाते हैं, ऐसे अनेक लोग जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस दंगे के पीछे विरोधी सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी दिल्ली में जो सत्ता पक्ष की पार्टी है राज्य में, वह भी उसमें शामिल हुई, और विपक्ष ने उनको मतलब और भड़काने का काम किया। और मजे की बात कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो अपनी जमीन ढूंढ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वह भी दंगाइयों के घर गई। सोचिए, मतलब पुलिस कर्मियों के घर नहीं गई, जो पुलिसकर्मी मारे गए या उनको तोड़फोड़ हुई, वो जाती हैं और कानपुर लखनऊ में आती हैं, दंगाइयों के घर जाती हैं और लोग बात करती हैं। मतलब कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? देश को तोड़ने वालों के साथ जा रहे हैं आप। और उसके बाद में कपिल मिश्रा को आप एलिगेशन कर रहे हैं कि साहब उन्होंने गलत काम किया। जाफराबाद में दूसरा धरना स्थल बनाना चाहते थे वो शाहीन बाग की तरह, उसको रोकने का काम किया। और एक पिंजड़ा तोड़ो गैंग, आपने चार्जशीट में उसका नाम है, पिंजड़ा तोड़ो गैंग, जो महिलाओं को इनहेंस करता था, उनको पैसे देता था, उनको फंडिंग करता था। अब बात आती है कि ये सारे कार्यक्रम हुए कैसे, जिस पर शुरू में ही आपने मुझसे प्रश्न किया कि इनकी फंडिंग कहां से थी। तो आपको बताऊं कि पीएफआई इसकी फंडिंग कर रहा था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो 2006 में, आपको ध्यान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पोटा कानून इस देश के अंदर आया था। पोटा कानून के अंतर्गत सिमी को प्रतिबंध किया गया था। सिमी के प्रतिबंध होने के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट यानी कि बहुत कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन जो थे, उनके ऐसे 9 धड़े एक साथ मिल गए और उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया देश के अंदर, जो 2006 में बना। और मजे की बात, 2000 इनका जो यूपी में हैंडलिंग करता है वो वसीम अहमद, आफाक और नदीम, तीनों पकड़े जा चुके हैं, तीनों पकड़े जा चुके हैं 19 दिसंबर के दंगे के बाद। और 19 दिसंबर में जो ये दंगा हुआ पूरे यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर, जो बिल्कुल आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें पीएफआई ने 1.20 करोड़ रुपीस ट्रांजेक्ट किए, जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता कपिल सिब्बल के खाते में भी पैसा गया। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा राजू जी कि उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, 3 वकीलों को गए थे वो पैसे, तो इसमें कपिल सिब्बल जी ने सफाई दिया कि साहब वो जो पैसे मेरे पास आए वो हादिया केस से आए। अब आपको हादिया केस भी समझना पड़ेगा, यानी पीएफआई कितना बड़ा मकड़जाल है, आप ये समझिए कि हादिया केस है क्या। हादिया केस में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि हादिया केस में एक शहंशाह और सिराजुद्दीन, यानी आपने लव जिहाद सुना होगा, 2017 के चुनाव में 16 में जब उपचुनाव हुए थे तो योगी आदित्यनाथ जी भी लव जिहाद की चर्चा करते थे और बड़ा मीडिया का बड़ा इश्यू था लव जिहाद। तो ये लव जिहाद का मामला है जिसमें शहंशाह और सिराजुद्दीन वर्सेस केरल सरकार का ये मुकदमा चल रहा है 2018 से, जिसमें जस्टिस केटी
केटी शंकरन उसमें हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इसकी कमेटी बनाई थी और उसी पे मुकदमा है जिसका केस कपिल सिब्बल जी लड़ रहे थे। अब ये लव जिहाद के लिए पीएफआई फंडिंग करता है, समझिए आप कितनी बड़ी बात है। लव जिहाद के लिए पीएफआई फंडिंग करता है, जिसमें हादिया केस में वो पैसा उनके पास गया, कपिल सिब्बल जी के पास। साथ में वो जो पैसा 120 करोड़ रुपए जो ट्रांजैक्शन किया गया, उस पैसे में बहराइच में पैसा आया। जो दंगे हो रहे थे 19 दिसंबर को, बहराइच में गया, कानपुर में गया, लखनऊ में गया, मुरादाबाद गया, अलीगढ़ गया, अमरोहा गया और एटावा गया, मुरादाबाद गया, फिर मुजफ्फरनगर गया। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इस देश को आग में झोंकने की, जिसके लिए मैं तारीफ करूंगा कि शासन प्रशासन मुस्तैद रहा और ये नहीं हो पाया, लेकिन दिल्ली वहीं फेल रहा। दिल्ली बहुत तेजी से फैला। पीएफआई को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 2010 में इसने पहली घटना की थी पीएफआई ने, जब इसने न्यूमैन कॉलेज, केरला का एक न्यूमैन कॉलेज है जिसमें डीजी जोसेफ का इन्होंने हाथ काट लिया था। सोचिए आप कितने क्रूर लोग हैं ये लोग। 2011 में मैसूर में विघ्नेश और सुधीर की इन्होंने हत्या कर दी, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सचिन और गोयल की भी इन्होंने हत्या की केरला के अंदर। केरला में जो केरल की सरकार ने हलफनामा देकर के अपने सुप्रीम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जिसमें उसने बताया कि पीएफआई द्वारा 27 हत्याएं की गई। समझिए 2018 तक की घटना बता रहा हूं, ये जो 27 हत्या की गई, 86 हत्या के प्रयास किए गए। अगर अगर केरल सरकार की जानकारी में था कि पीएफआई 27 हत्याएं कर चुका है, तो उन्होंने, केरल सरकार ने इसमें पीएफआई के खिलाफ क्या कार्रवाई की? बस ये बड़ा प्रश्न है आपका कि केरल सरकार ने हलफनामा दिया कि इन्होंने 27 हत्या की, 86 हत्या का प्रयास किया और 106 कम्युनल राइट्स किए, जिसमें पीएफआई का हाथ है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था थी उनकी। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी कि मुस्लिम लीग के साथ वो सरकार चला रही थी, जो पुरानी सरकार थी, उसने इस चीज का हलफनामा दिया। इस सरकार ने भी उस हलफनामे को कंटिन्यू रखा। और मजे की बात है कि 2013 में कुन्नूर में उनके मुख्य इलाके पर छापा मारा गया, जहां पर जो आपत्तिजनक सामग्रियां मिली। और उसके बाद यह तय हुआ कि अभी आपने सुना होगा श्रीलंका में ईस्टर्न के मौके पर 2019 में बड़ी घटना घटी थी, उस श्रीलंका में भी पीएफआई का हाथ बताया गया, उस विस्फोट में भी पीएफआई का हाथ आया। साथ में अलकायदा को ये भेज, जो आपने सुना होगा केरल से कई लड़के अलकायदा में वो सीरिया में लड़ने के लिए गए थे, मुंबई में गए थे, वो भी उसके प्रेरणा स्रोत यही पीएफआई के लोग हैं, जो उन्हें, और जो अंडरग्राउंड स्लीपर सेल जो चलते हैं वो भी पीएफआई के लोग ही बनाते हैं। और मैं कन्नूर के वत्पलनम में इनके फ्रंट की बहुत बड़ी जांच की गई, जहां पर ये सारी चीजें पाई गई। अब बात आती है कि इसमें लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच, इसके अलावा मलयालम लेख का एक मोइनुद्दीन कचेरी और अल मदुन, जो कहते हैं कि पीएफआई कट्टरपंथी बनाने का काम करता है। अब मजे की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का सीए के विरोध में खड़ा होना, आम आदमी पार्टी का सीए के विरोध में खड़ा होना, क्या यह नहीं दर्शाता है कि वामपंथी संगठन की स्वरा भास्कर भी सीए के समर्थन में आई थी, प्रकाश राज भी आए थे, बहुत से, अनुराग कश्यप भी उसमें आए थे। तो जैसे लगता है कि इस देश को चिनगारी पर रखने के लिए वामपंथ, ईसाई कट्टरपंथता और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गठजोड़ कर लिया है। जो विनायक दामोदर, सॉरी, जो सदाशिवराव गोलवरकर यानी द्वितीय सरसंघचालक रहे गुरु गोलवरकर जी संघ के, उन्होंने कहा था कि ये इस्लामिक, ईसाई और वामपंथी गठजोड़ भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपको फिर बता दूं कि देश की आजादी के बाद 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक डीआरएसओ बनाया था, डीआरओ बनाया था, डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो ऐसे आज के डेट में आईबी काम करता है, इंटेलिजेंस काम करता है। तो डीआरओ ने अपना एक रिपोर्ट दिया था कि इस देश के लिए, उन्होंने इसलिए बनाया था कि भविष्य में भारत के सामने चुनौतियां क्या होंगी, ये बताया था। तो उस चुनौती में उन्होंने लिखा था कि भविष्य में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो वामपंथ है, उन्होंने ऐसा कहा था। और आज हम देख सकते हैं कि भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा है पीएफआई, जो हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर के और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी चुनौती है पीएफआई, छोटी चुनौती नहीं है। और वो बैठा हुआ, अगर हम ताहिर हुसैन की बात करें तो इसका मतलब ताहिर हुसैन केवल एक प्यादा ही है मात्र, जिसके खिलाफ ये चार्जशीट हुई है, और बाकी ये पूरा का पूरा तंत्र काम कर रहा है। और इसमें ताहिर हुसैन जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको फंडिंग हो रही है। दूसरा एक सवाल यह भी उठता है कि इतनी सारी एक्टिविटीज पूरे देश में चल रही हैं, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है इन सब के बीच में? ये सही कहा आपने। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो ये छटपटाहट आपने शाहीन बाग में देखी है, जो सीए के लेकर के विरोध किया गया है, जिसमें उनको ये बाखूबी पता है, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे वो प्रकाश करात जी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल जी हो, सबको बाखूबी पता है कि सीए से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जा रही है, किसी मुसलमान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये बताइए कि सीए कानून आने के बाद ऐसे कितने मुसलमान हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है, ऐसे कितने मुसलमान हैं जिनको शौचालय नहीं दिया जा रहा है, इसने कैसे मुसलमान हैं जिनसे कहा जा रहा है देश से बाहर चले जाइए? ऐसी स्थिति तो नहीं आई ना। और कपिल सिब्बल जी ने भी बाकायदा
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अनुच्छेद 246 से लेकर के अनुच्छेद 249 तक और उसके बाद में 355 और 350 365 ये कहता है केंद्र सरकार को संघीय ढांचे में पावर देता है कि कोई भी सरकार नागरिकता के मुद्दे पर राज्य सरकार बात मानने से इंकार नहीं कर सकती है। अगर वो करेगी तो उसकी सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों ना हो। तो सभी राज्यों को पता है कि उनको ये लागू करना है, कुछ नहीं हो सकता है। और मैं एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से बहुत जानकारियां मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। उसमें सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि सीए को लेकर के कमेटी बनी थी 2003 में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उस कमेटी के जो प्रमुख थे वो अपने प्रणब मुखर्जी जी थे, पूर्व राष्ट्रपति जी थे, और उसमें अंबिका सोनी थी, आनंद शर्मा थे, प्रकाश करात थे, शरद यादव थे, लालू यादव थे। और ये मोटे मोटे आंसू चुआ रहे थे। अगर एक दिन भी आपने अगर वहां के हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं, खाली पाकिस्तान की बात हो रही, समझिए आप कि एक दिन भी अगर पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत आने में देरी हुई तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी, ये शब्द कौन बोल रहा था? प्रकाश करात बोल रहे थे। ये शब्द कौन बोल रहा था? मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे। ये शब्द कौन बोल रहा था? प्रणब दा बोल रहे थे, अंबिका सोनी बोल रही थी, और लालू यादव बोल रहे थे। मैं पूछता हूं कि 2003 से आपका स्टैंड 2019 में आते आते कैसे बदल गया? मैं तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हूं। और आपने तो सिर्फ हिंदुओं की बात करी थी, इन्होंने तो जैन सिख सभी को लिया है। तो कहने का मतलब है कि इनको बाखूबी पता है कि सीए से कुछ नहीं होने वाला है, और सीए के माध्यम से ये देश को अस्थिर करने की योजना बना रहे थे, और उस योजना में सफल। अच्छा, ये हाँ, ताहिर हुसैन जो है, नहीं दूसरी जी जी ये है कौन? इसका बैकग्राउंड क्या है? कहां से अचानक इसके पास इतने पैसे आ गए और ये इतना प्रभावशाली हो गया कि आम आदमी पार्टी की मजबूरी हो गई कि डिप्टी सीएम तक को जो है उसकी दरबारदारी करनी पड़ रही? आखिर ऐसी कौन सी बात है उसके अंदर कि अमानुतल्लाह खान को जो है पाला जा रहा है, इसके ताहिर हुसैन जैसे लोगों को आम आदमी पार्टी पाल रही है? आखिर उनकी ऐसी क्या पॉलिटिकल मजबूरी, और ये इतने कहां से ताकतवर हो गए कि अब ये सरकार को प्रभावित करने लगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो जिस राजनीतिक शुचिता के साथ भारत के अंदर राजनीति करने का उसने प्रयास किया था, मेरा मानना है कि जितनी भ्रष्ट और जितनी करप्ट जितने कम समय में आम आदमी पार्टी हुई उतनी कोई नहीं हुई है। वजह की बात यह है कि देश की सुरक्षा के साथ मतलब राजनीति में इतनी नीचता तक ये गिर गए कि इन्हें राजनीति में आने मतलब राजनीति में बने रहने के लिए ये भारत के किसी भी सिद्धांतों से समझौता कर सकते हैं, भारत की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं, भारत के सम्मान तक से समझौता कर सकते हैं। यानी कि आप देखते रहे होंगे कि 4 साल तक मोदी जी को गरियाते रहे, दुनिया सम्मान देती रही, ये गाली देते रहे, तो इनकी बात ही अलग है। और इन्होंने तो सम्मान अपनों का नहीं किया, प्रशांत भूषण को लात मार के भगा दिया, और योगेंद्र यादव को भगा दिया, और क्या नाम है प्रोफेसर आनंद शर्मा को भगा दिया, जिन्होंने इनकी आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। अब बात आती है कि साहब इनकी जो फितरत है वो समझना पड़ेगा। फितरत ये समझना पड़ेगा कि अमानतुल्लाह खान इनका फंडिंग करता था। जर्नैल सिंह जो भिंडरवाला केस में भिंडरवाला का समर्थक है, वो इनका प्रत्याशी हो जाता है। यहां तक कि पंजाब में जब ये चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहां भी खालिस्तान पीपल्स के जो अतिवादी लोग जो हैं उनके साथ ये बैठकें करते हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्हीं के घर में खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम राजनीति में आ जाएं, देश बर्बाद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बड़ी घटना है। और रही बात, मैं बताना चाहूंगा कि देश के अंदर जो फंडिंग का काम है, पीएफआई को आईएसआई की फंडिंग है, पीएफआई को आईसिस की फंडिंग है, पीएफआई को देश के कट्टरपंथियों की फंडिंग है। आप इसको हल्का मत लीजिए। आप सोच सकते हैं कि जो संस्था एक महीने के अंदर 120 करोड़ रुपए ट्रांजिट कर सकती है शेल कंपनियों के माध्यम से, वो कितनी बड़ी संस्था होगी और कितने लोगों को प्रभावित कर सकती है। और अमानतुल्लाह खान और ये अपने जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये पल में मासा पल में तोला वाली स्थिति है। कभी ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हजारों हिंदुओं को मरवा देते हैं। तो इनका तो ये स्वरूप है। और ये ताहिर हुसैन का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ताहिर हुसैन कुछ नहीं, ये पहले भी पॉलिटिकल लीडर था। इससे पहले ये कांग्रेस पार्टी के भी संपर्क में रहा, और आपको ध्यान होगा कि इसमें कांग्रेस पार्टी के भी पार्षद का नाम आया था बीच में। फिलहाल वो एक्यूज नहीं है, वो चार्जशीट में भी नहीं है, वो जो आदमी था उनका। और इन दंगों में आप ये मान लीजिए कि वो अगर मुस्लिम है, समझिए आप, जो भी मुस्लिम है वो अगर कट्टरपंथ काम का करता है तो आम आदमी पार्टी को इससे कोई संकोच नहीं। आपको ध्यान होगा कि जब ताहिर हुसैन को एक्यूज करने की बात आई और उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई और वारंट जारी हुआ, तो किसी पार्टी मतलब एक तरफ मैं समझ नहीं पाया कि आम आदमी पार्टी में हो क्या रहा है। मतलब संजय सिंह साहब कह रहे हैं कपिल शर्मा को पकड़ो, कपिल मिश्रा को पकड़ो, समझिए आप, और उनका नेता अरविंद केजरीवाल कह रहा है साहब अगर पहली बात तो वो है नहीं, अगर होंगे तो हम उनको पकड़ने देंगे, हम पार्टी से निकाल देंगे। मतलब कब तक इंतजार? अमानतुल्लाह खान को तो अपनी पार्टी से नहीं निकाला,
उनको भी निकालना चाहिए आपको पार्टी से। और दूसरी बात, आपने एक इंटेलिजेंट पर प्रश्न खड़ा किया था मुझे इससे पहले, अभी आपने कहा था कि इंटेलिजेंस कर क्या रही थी। ये इंटेलिजेंस की ही देन है कि जो छटपटा रहे पीएफआई के लोग, जो 2014 से 19 तक कोई सार्वजनिक जगह पे बम विस्फोट नहीं कर पाए, कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाए, उससे पहले उनको पकड़ लिया जाता है। आप देखिए कि आजकल 26 जनवरी 15 अगस्त 2014 के बाद से जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त होती है तो इंटेलिजेंस का इनपुट आता है कि साहब इस शहर में 15 लोग संदिग्ध हैं, 15 उठाया जाता है तो 7 संदिग्ध ऐसे होते हैं जो वास्तव में संदिग्ध होते हैं, समझिए आप, और उनको अंदर कर दिया जाता है। ये पीएफआई के चेले हैं सारे। और मजे की बात कि आपने लखनऊ में आपने सुना होगा कि 2017 में लखनऊ में एक ठाकुरगंज में एक घटना घटी थी, आपको ध्यान होगा, उसमें आसिम अरुण ने उस ऑपरेशन को होल्ड किया था, वह भी इन्हीं की देन थी पीएफआई के लोगों की। पीएफआई का जो कॉकस है यूपी में बहुत स्ट्रांग हो चुका है, केरला, यूपी, कर्नाटका, और हर जगह मोदी सरकार की जो आईबी इंटेलिजेंस है इसको सैल्यूट करना चाहिए। मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन को बचाने के लिए जैसे पुलिसकर्मी काम करते हैं, सैनिक काम करते हैं, मैं आपसे फिर कहता हूं, बड़े विनम्रता भाव से साथ कहता हूं, सम्मान के साथ कहता हूं कि इंटेलिजेंस की भूमिका सबसे अधिक होती है। अगर इंटेलिजेंस इंपुट नहीं होगा तो हमारी सेना भी अच्छा काम नहीं कर सकती है, हमारी पुलिस भी अच्छा काम नहीं कर सकती, इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। आज अगर देश में एक भी जगह पर बम विस्फोट नहीं होते हैं, सार्वजनिक जगह पर विस्फोट नहीं होते हैं, मंदिरों में विस्फोट नहीं होते हैं, ट्रेनों में विस्फोट नहीं होते हैं, बसों में विस्फोट नहीं होते हैं, तो क्या इंटेलिजेंस फेलेवर है क्या? अरे हमें तो गर्व करना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी हो गई कि लोकल इंटेलिजेंस से लेकर के आईबी, रॉ और लोकल इंटेलिजेंस सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और इसीलिए पीएफआई ने छटपटाहट में शाहीन बाग, लखनऊ के घंटा घर, इन सबको प्रोजेक्ट किया, इन सब पे काम करना शुरू किया, और बड़े पैसे देकर के स्वरा भास्कर हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, चाहे तीस्ता सीतलवाड़ हो, चाहे जावेद अख्तर हो, सीताराम येचुरी हो, प्रकाश करात हो, इन सब लोगों को फंडिंग होती है साहब, और इसलिए वो लोग आते हैं, और ये लोग देश को बर्बाद करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि भाजपा ने भी कम राजनीति नहीं किया, समझिए आप, भाजपा की भी अपनी राजनीति का एक दृष्टिकोण है। भाजपा ने भी देखिए चुनाव में बड़ी जोर शोर से उन्होंने उठाया शाहीन बाग का मुद्दा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सरकारों का काम राजनीति करना है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की। लेकिन इस देश की जनता को समझना चाहिए कि क्या उन्हें ऐसे राजनीतिक दलों को वोट देना चाहिए जो खालिस्तान पीपल ग्रुप का समर्थन करते हो? क्या उन्हें ऐसे राजनीतिक दलों को वोट देना चाहिए जो ताहिर हुसैन को समर्थन करते हो? क्या उन्हें ऐसे राजनीतिक दल को वोट देना चाहिए जो अमानतुल्लाह खां की गुंडई को बर्दाश्त करते हो? क्या उन्हें ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए जो पीएफआई को पीछे से सपोर्ट करते हो? तो मुझे लगता है कि ये जनता का अपना निर्णय है, और जनता जनार्दन होती है, वो जो भी निर्णय दे वो अच्छी बात है, लेकिन अगर सत्ता में ये आए तो गलत आए हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आपने बड़ी अच्छी एनालिसिस की, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटेलिजेंस, अगर हम पहले की बात करें और आज की बात करें, आज इंटेलिजेंस की ही देन है कि पुलवामा 2 जो होने जा रहा था वो इंटेलिजेंस का ही इनपुट था, कि जो विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी थी उसको पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया, वो कोई भी काम नहीं कर पाए अपना, और वहां कश्मीर में फिर से कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। दूसरा, यूपी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा मॉडल तैयार कर दिया कि जितने भी दंगाई थे, कम से कम इस सरकार में तो दंगा वो करने से हर हाल में बचेंगे, जो उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई इस सरकार ने की, और वही मॉडल पूरे देश में अपनाया गया। साथ ही ये जिस तरीके से सर लोग उठा रहे हैं, जितने ये आतंकी संगठन है, जितने अतिरेक संगठन है, जितने अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उनकी छटपटाहट साफ देखी जा सकती है, उनकी एक्टिविटी साफ बताती है कि ये कहने की बातें हैं कि धारा 370, 35A और CAA, ये सब केवल एक बहाना है, केवल कुछ लोगों को बरगला कर अपनी राजनीति करना, और जो उनको फंडिंग मिलती थी फॉरेन से, उस पर जिस तरीके से रोक लगी है, ये भी एक छटपटाहट है। और आपने जिस तरीके से एनालिसिस किया, और आम लोगों तक जिसको भाषा ये समझ में आए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, और ये अमानतुल्लाह का, और ये क्या नाम है इसका, ताहिर हुसैन जैसे लोग जो केवल जो सामने आ रहे हैं, इसके पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है वो भी अब सामने आना चाहिए। उस समय की भी इंतजारी रहेगी। और पीएफआई जो 10 साल से लगभग जड़ें जमा चुकी है, केरल सरकार एफिडेविट तो दे देता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। हमें लगता है कि केंद्र सरकार इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करेगी, और इनकी जो जड़ें हैं उसको पूरी तरीके से तोड़ देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए। और
ये जो फीडबैक आता है दर्शकों की फिर से डिमांड है कि शिव कुमार द्विवेदी फिर से एक एनालिसिस करें, तो हम फिर नए किसी मुद्दे पर, अब नया मुद्दा हमारा ये होगा बहुत ही जल्दी कि नेपाल अचानक इस तरीके से एग्रेसिव क्यों हो रहा है। हम चाहेंगे कि अगले हम मुद्दे पर जब आए तो उस पर आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।